पीएम मोदी ने फोन पर की सीएम धामी से बात। जोशीमठ के हालात का लिया जायजा। जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी भू धसाव का खतरा। घरों में पड़ी दरारें, दहशत में 50 से ज्यादा परिवार। पीएम मोदी की माता की आत्मा की शांति के लिए देहरादून में किया गया हवन। मुख्यमंत्री ने भी हवन में किया प्रतिभाग। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं लगी अल्ट्रासाउंड मशीन। 1 साल पहले विभाग से जारी हो चुका है पैसा। मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। नमस्कार, देव उबी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देहरादून के आपदा प्रबंधन केंद्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्चाधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन स्तर पर आयुक्त गढ़वाल की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन तत्काल किया जाए। ये समिति क्षेत्र में किए जा रहे सभी कार्यों का निरंतर मॉनिटरिंग करेगी ताकि पीड़ितों को हर संभव मदद और क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन केंद्र को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि जोशीमठ को भूस्खलन एवं भूधसाव क्षेत्र घोषित करने के साथ साथ जिलाधिकारी के आपदा मद में 11 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जो लोगों से मैं वहाँ मिला हूँ, वहाँ पर हमारे जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे, सभी ने जो सुझाव दिए हैं जो आपदा के समय में हम सबको करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने एक समीक्षा करी है और सभी को हमने कहा एकदम स्ट्रिक्ट आदेश सबको किए हैं कि जान माल की किसी भी कीमत पर हानि नहीं होनी चाहिए। सबको इस ठंड के मौसम में जिनको प्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया जा रहा है या उनको अन्यत्र कहीं स्थानांतरित किया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग पर रहें, लगातार सभी अधिकारी एक दूसरे से समन्वय बना के रहें और एक हाई लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो कमेटी भी हम लोग बना रहे हैं, एक कमिश्नर की अध्यक्षता में और एक यहाँ पर इसमें सचिवालय के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बनाने जा रहे हैं, जो इन सभी कामों पर निगरानी और जो सर्वेक्षण हो रहे हैं और जिस प्रकार के वहाँ के डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सब पर नज़र बनाते हुए लोगों की निरंतर चिंता करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में अल्ट्रासाउंड मशीन न होने के कारण लोगों को निराश होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते 5 दिन पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बताया था कि 15 जनवरी से पहले मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए डॉक्टर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं जो कि 3 दिन जसपुर और बाजपुर में रहेंगे। तो वहीं बाजपुर में आंखों की मशीन के लिए 18 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसे विभाग के द्वारा सीधे मशीन नहीं खरीदा जा सकता। टेंडर निकालने के बाद ही मशीन मिल पाएगी, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 20 या 30 लाख रुपए मैंने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए दिए थे 1 साल पहले, वो अभी तक नहीं आया। 3 दिन पहले मैंने कोरोना का यहाँ पर ब्रीफिंग ली थी, पूरे अधिकारी, डीएम, एसएसपी और सीएमओ सारे डॉक्टर्स बुलाए थे। तो उस दिन मैंने नाराज़गी भी जाहिर करी कि 1-1.5 साल हो गया है, 30 लाख रुपए मैंने दिए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कह रखा है कि 15 तारीख से पहले हम उसको आपको उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर भी उपलब्ध करा दिया है उसके लिए। 3 दिन यहाँ बैठेगा, 3 दिन बाजपुर बैठेगा। इस तरह से मैं व्यवस्था करा रहा हूँ। अभी मैंने बाजपुर के लिए एक मशीन नहीं थी, आँखों की परेशानी थी, डॉक्टर खाली बैठे थे, 18 लाख रुपए कल दिया आया हूँ, उसको दिया आया हूँ। अब इनका क्या होता है कि टेंडर करने में, ये सारी चीज़ों को देखने में, सीधे खरीद लिया था तो उसमें सीडीओ ने उसे एक बार कैंसिल किया कि तुमको सीधे जाने का नहीं है राइट, आप 3 उसमें नाम देंगे कि कहाँ से खरीद रहे हैं, उसके आधार पर होगा। अब वो फाइनल पर आ गया है, ये सुना है मैंने। जोशीमठ में भू धसाव की घटना के बाद कर्णप्रयाग, बहुगुणा नगर, एसएमपी बैंड और सब्जी मंडी के ऊपरी भाग में रहने वाले 50 से अधिक परिवार भी अब दहशत में हैं। यहाँ मकानों की दीवारों और आंगन में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। मकानों की छत आपदा का दर्द बयां कर रही है। बीते 2 साल से बहुगुणा नगर के इन मकानों में मोटी मोटी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं।
अब हालात ये हैं कि यहाँ कई लोगों ने अपने मकानों को छोड़ना शुरू कर दिया है, जबकि अधिकांश परिवार खौफ में टूटे मकानों में ही रहने के लिए मजबूर हैं। हालत यह है कि भू धसाव के बाद भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। ध्यान दिया जाए, मंडी की वजह से हुआ है या कि किस वजह से हुआ है, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए। हम लोगों को बचाने की कोशिश किया जाए। बरसात में हम कहाँ जाएंगे, रात भर दिन नींद नहीं आ रही है। सारा जो भी था वो इस मकान पे लगा चुके हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे बोलेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई प्रशासन वो कुछ भी हो, चाहे उत्तराखंड सरकार चाहे कुछ भी हो, जो भी आता है ये बोलता है तुम्हारा तो मंडी की वजह होता है। अब मंडी वाले जाने या प्रशासन जाने, आज तक तो इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ न नाली की व्यवस्था ठीक न कुछ। आज नाली बना रहे हैं, कल नीचे से पानी नीचे धस जा रहा है। इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। उत्तराखंड के जोशीमठ में त्राहिमाम मचा है। लोगों ने घर धस रहे हैं तो वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से बातचीत भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आई हैं। हमारा यह प्रयास है कि सभी को सुरक्षित किया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भू धसाव के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। जरूरी चीजें भी की जा रही हैं। ड्रेनेज प्लान वगैरह है, उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, उस पर तमाम औपचारिकताओं पर न जाके तत्काल उस पर काम होना चाहिए। कल मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए चीज़ें, और उस पर जल्दी से जल्दी जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं 1.5 वाले, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए, और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोगों ने 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकुटी के आसपास भी 2 स्थान हैं और कोचर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ है, और बाकी जो भी काम करना है कुछ निर्णय हमने लिए हैं। यहाँ पर अपने इस स्तर पर, सरकार के स्तर पर अलग अलग विभागों से इस पर नोडल अधिकारी इत्यादि बनाएंगे। देहरादून जाकर सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं, और कल भी हमने इस पर चर्चा करी है, और निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर काम होगा, और एक सेक्टर को ठीक से कुछ घरों के सेक्टरों के रूप में बांटकर भी काम होगा। वैज्ञानिक पूरे निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं, और जैसे ही वो निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और हम लोग सभी लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय भी, गृहमंत्री जी के यहाँ से सभी जगह से अपडेट हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। बाकी हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान नरसिंह जी के दर्शन करने आया हूँ, उनसे भी प्रार्थना की है कि हमारे इस पौराणिक महत्व के इस शहर को, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और मठों में सबसे पहले स्थापित होने वाले मठों में से सीमांत क्षेत्र का एक केंद्र है। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। इस शहर को भगवान रक्षा करें, हम सब पर अपनी कृपा करें, और ये शहर सुरक्षित। राजधानी देहरादून में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर अटल भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं, जिन्हें देहरादून लाने का सरकार प्रयास कर रही है। ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी के, उनके विजन के अंतर्गत एक अटल डिबेट क्लब लॉन्च किया अटल जी के जन्म जयंती पर। तो लगातार हर ज़िले में उत्तराखंड के ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस प्रकार देश के हर ज़िले में हो रहे हैं। और आज हर ज़िले में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन प्रतिभागियों ने हासिल किया, वो प्रतिभागी आज यहाँ पर प्रदेश स्तर के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। बहुत शानदार भाषण दे रहे हैं। कुछ विषय उनको दिए गए जो समसामयिक विषयों पर उनके विचार हमें सुनने का मौका मिल रहा है। और उत्तराखंड के दूरस्थ गाँव में जो प्रतिभा छुपी हुई है, उसको आज देहरादून लाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा की यहाँ की टीम ने किया है। शशांक रावत जी को, यहाँ के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ इस काम के।
पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक जनपद उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। तो वहीं समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाए जा रहे दिव्यांग शिविर में पहुंचकर उन्होंने दिव्यांगजनों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने गंगोत्री विधायक के साथ दिव्यांगजनों को उपकरण भी बांटे। कल्याण के लिए शिविर लगाया तो एलिम्को की टीम और आयकर विभाग की टीम के संयुक्त तत्वाधान में लगी है। डीएम साहब के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर हमने लगभग 50 लोगों को स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट सुगम्य केंद्र दी और साथ ही 50 ऐसे दिव्यांग जिनको हमने बैसाखी दी है। इसके अलावा 10 लोगों को यहाँ पर लगभग व्हील चेयर दी गई है और अन्य भी जो सहायक उपकरण हैं, जीवन सहायक उपकरण वो दिए जा रहे हैं। और साथ ही एलिम्को की जो टीम है वो आज चिन्हीकरण करेगी। किसी को कान की मशीन की जरूरत होगी, किसी को चश्मे की जरूरत होगी और किसी को अन्य उपकरण जो जैसे हाथ या पैर आर्टिफिशियल है उनकी जरूरत होगी, उसका चिन्हीकरण किया जाएगा और उसके पश्चात उसका आवंटन शिविर भी यहाँ पर किया जाएगा। ये आज हमारा बहुत खुशी है कि जिला प्रशासन ने, समाज कल्याण विभाग और कानपुर से आए जो आयकर विभाग के कमिश्नर और जो हमारी समाज कल्याण विभाग भारत सरकार का जो कंपनी है जो दिव्यांगों के लिए उपकरण बनाती है, वो सारे लोग आज उत्तरकाशी के पावन धरती पर यहाँ पर विकलांग शिविर लगा है और इस विकलांग शिविर के माध्यम से उन लोगों को जिनके पाँव नहीं हैं, कट गए हैं या किसी कारणवश जो है वो परेशानी में है, उनको पाँव मिलेंगे। जिनके हाथ नहीं है, भारत सरकार और राज्य सरकार की मदद से जिला प्रशासन के द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है, मैं सबको शुभकामना देने के लिए आया हूँ। धर्मनगरी हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पूजा आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। तीर्थ पुरोहित पूर्णानंद पांडे का कहना है कि मां गंगा जीवन दायिनी है, मोक्षदायिनी है। मां गंगा में डुबकी लगाने मात्र से ही मां गंगा भक्तों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें शक्ति प्रदान कर देती हैं और कड़ाके की ठंड का एहसास खत्म हो जाता है। ये पानी नहीं है, ये प्राणदाता मां गंगा मैया है, जिसे गंगा जल कहते हैं। और कलयुग में जो है मां भगवती गंगा मैया ही एक मोक्ष का द्वार है, अध्यात्म की धरोहर है। इसलिए लोग आध्यात्म का गोता लगाते हैं, कल्प वृक्ष रूपी इस गंगा मैया में स्नान करते हैं। जैसे ही गोता लगाएंगे वैसे ही मां भगवती गंगा मैया उसमें प्रवेश हो जाती है और गर्माहट आ जाती है, प्रफुल्लित हो जाता है मन। लोहाघाट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटवारी लेखापाल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। सभी 9 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम हेमंत वर्मा ने बताया कि पूरे चंपावत जिले में परीक्षा संपन्न करवाई गई है। परीक्षा केंद्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। आपको बता दें कि यह परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। के संबंध में हमारी मीटिंग हुई थी एडीएम साहब से। तो एडीएम साहब के द्वारा जो हम लोगों को बताया गया था कि हर परीक्षा केंद्र में एक महिला कांस्टेबल, एक पुरुष कांस्टेबल तैनात कर दिया जाए और उसके साथ साथ जो भी यहाँ केंद्रों में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, एक फोर्स का बंदा तैनात किया जाए। इसके साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब लोगों को भी एक पुलिस का हमारा स्टाफ दिया गया है। हम लोगों का बल तैनात है, केंद्रों में तैनात है। उसके साथ साथ हमारे जो थाना क्षेत्र हैं जहां परीक्षा केंद्र स्थित हैं, तो हमारे थाने का भी स्टाफ मौजूद है वहां पर। कोई भी ऐसी अगर अप्रिय घटना होगी तो उसके थाने का जो बल है हमारा, वो भी इसके लिए नियुक्त किया गया है। तो मेरी यही उम्मीद है कि हमारा फोर्स अच्छे से इस ड्यूटी को आप जिम्मेदारी से अलग अलग पॉइंट में लगाए। दारुल उलूम के प्रमुख और शीर्ष इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अशरद मदनी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों धार्मिक गुरुओं के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। मौलाना अशरद मदनी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भेदभाव उत्पन्न किया गया है। हमें किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। ये बात मैंने मोहन भागवत को भी कही थी। साथ ही अशरद मदनी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण गलत है। हालांकि अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। वहीं स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि अरशद मदनी देश के शीर्ष मुस्लिम धर्मगुरु हैं। उनके द्वारा दिया गया संदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मुस्लिम लोगों को प्रेरित करता है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि इस मुलाकात से देश और समाज में सकारात्मक संदेश जाए और हर परिस्थिति में हम देश के साथ हैं।
पार्टियों ने और हुकूमतों ने जो भेदभाव पैदा कर रखा है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी आदमी को जिसका अपने किसी भी मजहब से थोड़ा बहुत भी संबंध है, उसको इसकी तायीद नहीं करनी चाहिए। ये बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी। अपरस्त पार्टियां आग लगाना चाहती हैं, लेकिन हम मजहबी लोग हैं, मजहब को मानने वाले हैं। अगर हमारी आवाज़ इसके खिलाफ उठेगी, प्यार और मोहब्बत की उठेगी, इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करने की आवाज़ उठेगी, मैं नहीं समझता कि वो बेअसर हो जाएगी और बेकार हो जाएगी। कि हर आदमी को उसको अपने पसंद के मुताबिक अपने मजहब को इख्तियार करने का हक है। गवर्नमेंट उसको किसी का पाबंद नहीं कर सकती। ये अरशद मदनी जी हमारे देश ही नहीं दुनिया के जो इमाम, इस्लाम धर्म के इमाम हैं, उन इमामों में सबसे बड़े इमाम के रूप में अरशद मदनी जी को जाना जाता है। आज मेरे साथ इनकी वार्ता हुई। निसंदेह हम दोनों का आपस में एक वार्ता और सशक्त वार्ता करके हम दोनों राष्ट्र के हित में, दोनों राष्ट्र के समाज के हित में और राष्ट्र के हित में जरूर वार्ता करके देश और समाज को संदेश देना चाहेंगे। हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ हैं, हर परिस्थिति में राष्ट्र के हित में है और हम एक हैं, हम एक हैं। आज यह बड़ी बात इमाम साहब के द्वारा पूरे देश को और दुनिया को जाएगी। देश के और दुनिया के जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज उन्हें कहीं न कहीं मजबूरन इस बात को मानने के लिए स्वीकार करना पड़ेगा, सहमति देनी पड़ेगी कि इमाम साहब के द्वारा यह संदेश और संवाद पूरी दुनिया को गया है। लोहाघाट में पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल संस्थान चौथे दिन उनके घरों में केवल 20 मिनट के लिए पानी की सप्लाई दे रहा है, जिसके कारण उनको रोजाना पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल संस्थान जल्द ही समस्या का समाधान नहीं करता है तो वो कोर्ट में जनहित याचिका दर्ज कराएंगी। पानी का इंतजार कर रहे हैं अपनी, बिल्कुल ही समय से पानी नहीं आ रहा है। कभी 6 बजे पानी आ जा रहा है, कभी 8 बजे पानी आ जा रहा है। पानी का भी हमें समय बिल्कुल पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब पानी आ रहा है, कब बंद हो जा रहा है। और आजकल हमारी लोहाघाट में इतना ठंडा हो रहा है, पानी लोग कम यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को पानी मिल नहीं पा रहा है। अभी हम महीने में अलग हो रहे हैं तो हमारे पास धोने के लिए कपड़े 4-4, 6-6 दिन के लिए हमने वो कपड़े रखे हुए हैं। 4 दिन हम लोग इतने परेशान रह रहे हैं। जल संस्थान से हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये पानी नहीं दे पा रहे हो तो आप बिल्कुल ही 1 बूथ 2 बूथ के लिए, हमारे तो आपस में लोगों के झगड़े हो जा रहे हैं, भर रहे हैं, पानी का पूरा ही नहीं हो रहा है। या पानी दे रहे हो तो नियमित दो, नहीं दे पा रहे हो तो बिजली के बिल, जो हमारे पानी के बिल हमारे पास पहुंचा रहे हो, मत पहुंचाइए। लोहाघाट नगर में समय समय पर पानी की काफी दिक्कतें होती हैं। इसको लेकर मातृशक्ति काफी जागरूक है हमारी लोहाघाट की। तो मातृशक्ति को ये दिक्कत है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण जो करें, पानी जो भरे नौले और धारों से, और नौले धारे भी सूख चुके हैं। जल संस्थान बेहद आशा बिल दे रहा है पानी का, और पानी बिल्कुल 1 बूंद भी नहीं मिल पा रही है। पहले 30 दिन पानी मिल पाता था, चौथी दिन कर दिया इन्हें, वो भी आधा घंटे भी नहीं मिल पा रहा है। बड़ी मुश्किल से 50 लीटर 100 लीटर पानी मिल पा रहा है एक परिवार को। जल संस्थान से बार बार कहने के बाद ये अपनी प्रणाली में सुधार नहीं ला रहा हो। हम जल संस्थान से यही कहेंगे कि तुरंत पानी की व्यवस्था की जाए, या तो हमसे बिल न ले जाए। न्यायालय में जाकर के एक जनहित याचिका दायर करेंगे, जिसमें यहाँ की मूलभूत समस्या जो है पानी के संबंध में, उसको लेकर के एक विचार विमर्श हो रहा है। सारे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है यहाँ से, उनको लेकर के, और जो भी माननीय उच्च न्यायालय निर्णय देगा, जल संस्थान के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ यात्रा के दौरान प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर के चलाए गए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के लिए रुद्रप्रयाग जिले को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत सिल्वर मेडल के लिए चुना गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा उपयोग की जाने वाली पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करने के बाद उसके उचित निस्तारण के लिए रिसाइकल संस्था के साथ मिलकर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केदारनाथ यात्रा मार्ग में QR कोड व्यवस्था लागू की। QR कोड प्रणाली शुरू करके प्लास्टिक बोतलों की टैगिंग की गई और हर QR कोड लगी बोतल पर बिक्री के समय 10 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते हैं, तो वहीं प्रत्येक बोतल वापस जमा करने वाले को 10 रुपए दिए जाते हैं।
अगली खबर लक्सर से है, जहां अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने शातिर बदमाशों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जहां एक और आरोपी ने उत्तराखंड के मूल निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पा ली थी, तो वहीं दूसरी ओर बिजनौर के शिवाला गांव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर एक आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी हथिया ली थी। तो वहीं इन दोनों के खिलाफ शिकायत मिलते ही एसआईटी टीम का गठन करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शख्स पेपर लेकर, दस्तावेज लेकर धोखे से और शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली इसने। फिर इसका जब वो बात खुली तो फिर वहाँ पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एसआईटी ने जांच की और जांच करने के बाद चार्जशीट भी माननीय न्यायालय में लगा दी है। दूसरा मामला भी ये अपने बुआ के लड़के के दस्तावेज धोखे से प्राप्त करके और उसी के नाम से इसने यहाँ पर सहायक अध्यापक की शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की, जिसके बारे में जानकारी में आने पर मुकदमा कायम हुआ और मुकदमा कायम होने पर एसआईटी ने इसकी जांच की। जांच करने पर इसके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले को अत्यंत गंभीर पाते हुए इसमें दोषी की जमानत निरस्त कर। हरिद्वार में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में शहर से देहात तक पुलिस की चौपाल सजी। हरिद्वार पुलिस के द्वारा आयोजित चौपाल में स्थानीय जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं नशे को समाज से दूर करने के लिए हर संभव सहयोग करने का भी वचन दिया। हरिद्वार में लक्सर में खनन पर रोक के बावजूद भी अवैध खनन का काम तेजी से किया जा रहा है। पुलिस का सख्त पहरा होने के बावजूद भी तहसील परिसर में खड़ा हुआ ट्रक गायब हो गया, जिसके बाद मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 4 दिन बाद गायब ट्रक को बरामद कर लिया और फरार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। उनका ट्रक पकड़ा गया था जिसमें अवैध खनन सामग्री थी और उसको तहसील परिसर में खड़ा करा गया था, लेकिन रात को ड्राइवर के द्वारा वो अपने आप उठा करके ले जाया गया, जिस पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और ट्रक प्राप्त कर भी लिया गया है, बरामदगी हो गई है और आगे इस पर कार्रवाई। हरिद्वार में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली ट्रांसफार्मर के गेट खोले होने के कारण एक बच्चा बुरी तरह से करंट से झुलस गया, जिसे घायल अवस्था में इंद्रेश अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। आपको बता दें कि इस मामले में विद्युत विभाग भी बच्चे की कोई मदद नहीं कर रहा है और प्रशासन का रवैया भी ढुलमुल है। इन सभी का विरोध दर्ज करने के लिए भगत सिंह चौक पर लोगों ने प्रशासन का पुतला दहन किया। इस घटना को लेकर टिबड़ी वासियों के घर घर में आक्रोश है। लापरवाही के कारण खुले हुए ट्रांसफार्मर में 7 वर्ष के बच्चे उसकी चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके 2 अंग भंग हो चुके हैं और इसकी एफआईआर लिखवाने के लिए रानीपुर थाने में भी हम लोग सभी गए थे। अभी तक कोई एफआईआर नहीं है, ना ही विद्युत विभाग इस पर कोई बच्चे की मदद कर रहा है। अगर जल्दी बच्चे की मदद नहीं की गई, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, तो हम सभी लोग विद्युत विभाग के अधिकारियों का जल्दी घेराव करेंगे। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है, जगह जगह ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। एक तो उनका सेफ्टी नहीं कर रखी उन्होंने, जाल रूप में सेफ्टी करनी चाहिए वो नहीं कर रखी, बिल्कुल लापरवाही कर रखी है और जिस वजह से इस बच्चे का जो 2 अंग भंग हुए हैं उन्हीं की लापरवाही से हुई है। और हम इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए ये हम लोगों ने क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन करा है प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो हमने पुतला जलाया है। तो हमसे विद्युत विभाग और पुलिस प्रशासन में हमारा यही आग्रह है कि इस बच्चे के परिवार को मुआवजा दिया जाए। ट्रीटमेंट चल रहा है वो पूर्ण रूप से कराए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।